Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So this is last part of our chapter New Centers of Power. तो इसमें हम अपने अनदर 4 न्यू सेंटर्स कंप्लीट कर लेंगे. इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आपकी क्लास 12 से रिलेटेड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए करते हैं हम अपना चैप्टर शुरू. तो इस वीडियो में हम अपने अनदर 4 न्यू सेंटर्स के बारे में कवर करेंगे, जो हैं ब्रिक्स, रशिया, इजराइल एंड इंडिया. तो पहले हम जानेंगे ब्रिक्स के बारे में. ब्रिक्स को 2006 में फाउंड किया गया था, लेकिन उस टाइम पर ये सिर्फ ब्रिक था. मतलब 2009 में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद ये ब्रिक्स बन गया. ब्रिक्स में रिस्पेक्टिवली जो कंट्रीज हैं वो हैं B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका. तो इसके बाद हम जानते हैं कि ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है सभी ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और सभी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में या फिर उनकी पॉलिसीज में दखलंदाज नहीं करेगी, क्योंकि सभी कंट्रीज की अलग अलग नीड्स होती हैं और उसी हिसाब से फिर वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं. तो कोई भी ब्रिक्स कंट्री दूसरे की पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करेगी. तो नेक्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिक्स कंट्रीज एक दूसरे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की भी कोशिश करेंगी. तो अब हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, किस वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्रिक्स न्यू सेंटर ऑफ पावर एमर्ज हो रहा है. तो ब्रिक्स मेनली एक एनुअल समिट है इन 5 कंट्रीज की, जिसमें वो ग्लोबली जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं. ब्रिक्स के अंदर जो वर्ल्ड की अराउंड 40% पॉपुलेशन है वो इंक्लूडेड है. तो इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रिक्स की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है. इसके बाद इसकी जीडीपी भी अराउंड 25% है और अराउंड 18% वर्ल्ड ट्रेड में भी इसका शेयर है. तो ये सब बातें जानने के बाद हमें ये तो पता लग गया है कि ब्रिक्स भी काफी इम्पोर्टेंट है और एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट रशिया. तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद उन 15 स्टेट्स में से सबसे बड़ा नेशन रशिया ही था. तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से पहले भी सोवियत यूनियन के 15 स्टेट्स पर रशिया की ही डोमिनेंस थी. तो हम रशिया को भी न्यू सेंटर ऑफ पावर में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रशिया की जीडीपी वर्ल्ड में 11th नंबर पर है. रशिया के पास मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेस भरपूर मात्रा में है, जो इसको ग्लोबल लेवल पर रिच बनाते हैं. रशिया को न्यूक्लियर स्टेट भी बोला जाता है. ये हार्ड पावर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके नए नए एयरक्राफ्ट लॉन्च करता रहता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है. तो हम ये सब बातें जानने के बाद समझ सकते हैं कि रशिया एक राइजिंग न्यू सेंटर ऑफ पावर है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग सेंटर के बारे में, जो है इजराइल. इजराइल एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है इन एशिया. तो इसको भी हम कैसे बोल सकते हैं कि एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है. तो इसको जानने के लिए हम जानेंगे इजराइल के बारे में. तो इजराइल का टोटल एरिया है 22,145 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 85 लाख. इजराइल इतना छोटा सा देश है, लेकिन इजराइल में हमेशा बर्निंग पॉलिटिकल इश्यूज चलते ही रहते हैं, क्योंकि इसके आसपास अरब कंट्रीज हैं जिनमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इजराइल में ज्यूज रहते हैं. इजराइल के जो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इजराइल को 21st सेंचुरी में एक इम्पोर्टेंट कंट्री बोल सकते हैं, वो है कि इजराइल को साइंस और टेक्नोलॉजी का बादशाह बोला जाता है. यहाँ पर बोला जाता है कि 95% पॉपुलेशन सोलर एनर्जी यूज करती है अपने हाउस होल्ड वर्क को कंप्लीट करने के लिए. ये अपने डिफेंस पर भी बहुत ध्यान देता है. अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इजराइल बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट खर्च करता है. और अच्छी बात
ये है कि इजराइल में गर्ल्स भी सेना में फुल पार्टिसिपेट करती है, फीमेल सोल्जर्स को भी इक्वल डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स को स्पेशल डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है। हर एक सिटीजन के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एग्रीकल्चर के लिए, जिसको बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि सोइल तक सिर्फ उतना ही वाटर पहुंचाया जाता है जितना उस क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट हो। इससे वाटर का भी वेस्टेज नहीं होगा और क्रॉप भी अच्छे से ग्रो हो पाएगी। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम सोच सकते हैं कि इजराइल कितना मेंटली स्ट्रांग है और कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक न्यू सेंटर ऑफ पावर एमर्ज हो रहा है। तो लास्ट हम देखते हैं हमारी कंट्री इंडिया के बारे में। तो 21st सेंचुरी में इंडिया को भी एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर माना जाता है। इंडिया की पावर हर फील्ड में इंक्रीज हो रही है। इंडिया इकोनॉमिकली एंड कल्चरली दोनों तरह से अच्छे प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वो बहुत हेल्प करती है कंट्री को राइज होने में। हमारी कंट्री के जो 200 मिलियन पीपल है वो वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। तो इससे हमारा कल्चर एक्सपेंड होता है। तो हम किसी भी कंट्री में जाए, हमें कहीं ना कहीं वहाँ पर इंडियन जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट, इंडिया की मिलिट्री भी सेल्फ सफिशिएंट है और हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज भी है। इंडिया का टारगेट है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंक्रीज करना, मार्केट को बढ़ाना और अपने कल्चर को भी एक्सपेंड करना। इंडिया की मेक इन इंडिया स्कीम भी इंडिया की डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत हेल्प करती है। तो हम इन सब बातों को जानने के बाद समझ सकते हैं कि इंडिया भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने इन वीडियोस में सिर्फ उतना ही बताया है जितना हमारे सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।